मैं बहुत मुश्किल से खुद को संभाल पाई हूँ। मुझ जैसी कोई बदनसीब माँ भी क्या होगी कि जिसने अपने जिगर के टुकड़ों को खुद अपने हाथों से समेटा हो। मरना तो हर एक को है, लेकिन ऐसी बेकसी की मौत भगवान किसी को न दे जैसे मेरी बेटी को नसीब हुई। जब उसकी लाश मिली तो एक कोहराम मच गया था। लाश को टुकड़ों की सूरत में एक बोरी में बंद किया गया था। जब बोरी को खोला गया तो दूर तक बदबू फैल गई। मनीषा की शनाख्त उसके सैंडल और अलग स्टाइल से बंधे हुए बालों से हुई थी, क्योंकि पूरे जिस्म के गोश्त को तो कीड़े अपनी खुराक बना चुके थे और चंद टुकड़ों का एक ढांचा बाकी रह गया था। वो मनहूस दिन आज भी मेरी आंखों तले फिरता रहता है। जब मनीषा कॉलेज से जल्दी घर आ गई थी, मैं उस वक्त किचन में थी, वो सीधी वहीं चली आई थी। मैंने उसे देखा तो हैरान रह गई और पूछा, मनीषा क्या बात है, आज इतनी जल्दी कैसे आ गई, खैरियत तो है? कॉलेज में फिर तो कोई हंगामा नहीं हुआ? उसने कहा, सब खैरियत है, आप तो खामखा परेशान होती है। खुशी उसके चेहरे से फूटी पड़ रही थी। उसने कहा, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ एक मेहमान भी है, ड्राइंग रूम में बैठाया है उसे, वो पिताजी से मिलना चाहता है। मनीषा बचपन से बहुत मुंह फट और तेज तरार लड़की थी। अक्सर वो ऐसी बात भी कह जाती कि हम दोनों पति पत्नी आपस में आंख नहीं मिला पाते थे। अब तो उसने हमारा लिहाज करना भी छोड़ दिया था। मैं अक्सर उसे समझाया करती कि बेटी, अब तुम बड़ी हो गई हो, किसी के सामने कुछ बोलने से पहले सोच तो लिया करो, हर बात हर किसी के सामने कहने की नहीं होती। लेकिन मेरी किसी बात का उस पर कोई असर नहीं होता था। मैं उससे अक्सर कहती, इस किस्म की बात लड़कियों को जेब नहीं देती, शर्म और हया लड़कियों का जेवर होते हैं। जो लड़की उन्हें उतार कर रख देती है, उसे घर की सुरक्षा कभी हासिल नहीं होती। वो हाथ नचाकर मुझे कहने से रोक देती और कहती, मुझे आपकी नसीहत की जरूरत नहीं, मुझे अच्छी तरह मालूम है मुझे क्या करना है और क्या नहीं। आपकी नसीहत सुन सुनकर तो मेरे कान पक गए हैं। आप चाहती है कि मैं सारा दिन मुंह पर टेप चिपकाए बैठी रहूं? आप अपनी अच्छी बातें दोनों छोटी बहनों के लिए बचा रखे, मेरे नसीब में जो होगा वो खुद भुगत लूंगी। उसकी बातों से मैं दिल महसूस कर रह जाती और कहती, अच्छा बेटा ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी। और उस दिन के बाद से मैंने अपने होंठ सिल लिए थे और यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। काश मैं ऐसा न करती, बल्कि कोई दूसरा तरीका अपनाती कि वो मेरी बात समझ जाती। उसे उसके हाल पर छोड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन अब क्या हो सकता था, पानी तो सर से ऊंचा हो चुका था। मनीषा की हठ धर्मी और सरकशी ने आखिरकार उसे दर्दनाक मौत से दो चार कर दिया था। और अब यही मुंह फट लड़की अपने किसी मेहमान को घर लाई थी। वो उसकी दोस्त काजल का भाई था। मैंने कहा, मगर वो तुम्हारे साथ यहाँ क्यों आया है? मनीषा ने कहा, वो पिताजी से मिलने आया है, कई दिन से जिद कर रहा था, मैंने सोचा आज मिलवाई देती हूँ। मैंने पूछा, मगर वो तुम्हारे पिताजी से क्यों मिलना चाहता है? मुझे उलझन होने लगी थी। तुम्हारे पिताजी सो रहे हैं, उनकी तबीयत भी खराब है, आज ऑफिस भी नहीं गए, उठा दिया तो बिगड़ जाएंगे। लेकिन मनीषा की जिद पर मैंने जल्दी दोनों हाथ धोए और फिर अपने पति को उठाने कमरे में चली गई। मैं अपने पति को ड्राइंग रूम में भेजकर किचन में चली गई और अपने काम करने लगी। मेरा दिल धक धक कर रहा था। ये मनीषा ऐसी ही उल्टी सीधी हरकत करती रहती थी, मालूम नहीं आज कौन सा ड्रामा कर रही थी। मैं ज्यादा देर तक सब्र नहीं कर सकी और ड्राइंग रूम में चली गई। मामूली शक्ल सूरत का 35-36 साल का एक आदमी मेरे पति से बात कर रहा था। मैं जब वहां पहुंची तो वो कह रहा था, मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपना बेटा बना लो। मेरे पति ने कहा, मगर ये कोई मुनासिब तरीका नहीं, इस किस्म के मामलात में हमेशा बड़ों के दरमियान बातचीत हुआ करती है। तुम्हें भी चाहिए था कि तुम्हारे किसी बड़े को भेजते, लेकिन तुम खुद ही मुंह उठाए चले आए। उस आदमी ने कहा, अंकल मेरे माता पिता का तो देहांत हो चुका है, घर में कोई और बुजुर्ग नहीं है। सच्ची बात तो ये है कि उसे देखते ही मुझे वहशत सी होने लगी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी दीवानगी की कैफियत मैंने नोट की थी। उसके बात करने का अंदाज बता रहा था कि वो एक गुस्से वाला इंसान है। वो उन लोगों में से मालूम होता था जो अपनी बात जबरदस्ती मनवाने के आदी होते हैं। उसकी बात से मैंने अंदाजा लगाया था कि वो खासा चरब जबान भी है। वो कह रहा था, मैं ही घर में सबसे बड़ा हूँ, काजल मुझसे छोटी है और उसके बाद एक भाई सतीश है। वो एक इलेक्ट्रिक स्टोर पर काम करता है। मैं खुद इलेक्ट्रिक पार्ट्स बनाने वाली एक फैक्ट्री में मुलाजिम हूँ। मैं चाहता हूँ कि काजल की शादी से पहले मेरा घर बस जाए, ताकि उसकी विदाई के बाद घरेलू मामलात मुतासिर ना हो। मेरे पति ने कहा, हम बगैर सोचे समझे ऐसा कोई फैसला नहीं कर सकते, तुम अपना कोई फोन नंबर हमें दे दो, एक हफ्ते बाद तुम्हें जवाब देंगे। उसने विजिटिंग कार्ड निकालकर मेरे पति की तरफ बढ़ाया और कहा, मैं एक हफ्ते तक इंतजार करूंगा, इस कार्ड पर मेरी फैक्ट्री
और घर का फोन नंबर मौजूद है। कार्ड पर उसका नाम मनोज लिखा हुआ था। वो खड़े होते हुए बोला, अंकल एक बात जहन में रखिएगा, मैं और मनीषा एक दूसरे को पसंद करते हैं और हम हर सूरत में शादी करके ही रहेंगे। अच्छी बात ये होगी कि उस शादी में आपकी मर्जी और रजामंदी भी शामिल हो। मेरा पति भी उठकर खड़ा हो गया और कहा, तुम रिश्ता मांगने आए हो या धमकी देने? मेरे पति का चेहरा लाल भभूका हो रहा था। मनोज की बात ने उसे गुस्सा दिला दिया था। मनोज ने ऐसी ही बेहुदा बात की थी कि किसी का दिमाग भी घूम सकता था। मेरे पति ने दो टोक लहजे में कहा, मनीषा मेरी बेटी है, मैं जहाँ चाहूंगा उसका रिश्ता तय करूंगा और अब तुम जा सकते हो। वो चला गया तो मेरे पति मुझ पर बिगड़ने लगे। ये सब क्या तमाशा है? मनीषा इस जानवर को कहाँ से पकड़ कर लाई थी? मैंने कहा, मुझे क्या मालूम, तुम खुद अपनी बेटी से क्यों नहीं पूछ लेते? तुम्हारी लाडली है, तुम जानो वो जाने। मेरे पति के पूछने पर मनीषा ने बताया था कि मनीषा अक्सर अपनी सहेली काजल से मिलने उसके घर जाया करती थी। इस दौरान वो मनोज को पसंद करने लगी थी और अब नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि वो उसका रिश्ता मांगने चला आया था, और वो भी धमकी देकर। अगर मनीषा और मनोज का कंपेयर किया जाता तो वो मनीषा का पासिंग भी न निकलता। मनीषा सैकड़ों में ना सही बीसियों में जरूर थी। मनोज किसी भी तौर उसका हमसफर बनने के काबिल नहीं था और फिर वो पक्की उम्र का भी दिखाई देता था। वो कम से कम मनीषा से 15 साल तो बड़ा होगा, मगर मनीषा की सुई भी एक ही मुकाम पर अटक कर रह गई थी। मैंने उसे समझाने की आखिरी कोशिश करते हुए कहा, वो तो शक्ल ही से अय्यार और मक्कार नजर आता है बेटी, फिर वो उम्र में भी तुमसे बहुत ज्यादा है। तुम उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दो। तमाम उम्र तुम मनमानी करती आई हो, एक बात मेरी भी मान लो, मैं आखिर तुम्हारी माँ हूँ। मेरा भी तुम पर कुछ हक बनता है। मैंने तुम्हें पैदा किया है, पाल पोस कर जवान किया, और आज तुम मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर देना चाहती हो। अच्छी तरह सोच लो, कहीं ऐसा न हो कि बाद में तुम्हें पछताने का मौका भी न मिले। लेकिन उसका नाम भी मनीषा था। जिंदगी भर उसने मेरी कौन सी बात मानी थी जो आज मान जाती? मैंने एक मर्तबा फिर उसकी सरकशी के सामने हार मान ली। काश मैं खुद को इतना बेबस न बनाती तो आज ये पागलों जैसी मेरी हालत न होती। हर पल पछतावे की आग में सुलगती रहती हूँ। मैंने शुरू में ही मनीषा पर कुछ सख्ती की होती तो यकीनी तौर पर आज ऐसे खराब हालात न होते। मगर मुकद्दर तो अटल है, भला आज तक कौन उससे जीत सका है? मनीषा के फैसले ने मेरे पति को आग बगुला कर दिया था। अपनी चहीती से तो उसने कुछ नहीं कहा, सारा गुस्सा मुझ पर उतारा और मुझसे कहा, याद रखो अगर मनीषा अपनी जिद से बाज नहीं आई तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। मैंने भी पलट कर जवाब दिया, तो चले जाओ। घर छोड़कर जाने से मसले हल नहीं हो सकते, अगर हो जाएंगे तो ऐसा करके देख लो। मुझे भी अचानक गुस्सा आ गया था। मैं तो माँ थी, मनीषा मुझे कुछ ज्यादा खातिर में न लाती थी, मगर मेरा पति चाहता तो उसे शुरू से ही कंट्रोल में रख सकता था। मैंने जब भी मनीषा की किसी हरकत पर उसे बुरा भला कहा तो मेरे पति ने मुझे ऐसा करने से रोका था। दरअसल उनके लाड़ प्यार ही ने मनीषा को इतना जिद्दी बना दिया था, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। वो एक इंतहाई कदम उठाने का फैसला कर चुकी थी और अगर इस सिलसिले में उसका विरोध किया जाता तो संगीन नतीजा निकल सकता था। मैंने अपने पति से कहा, वो भी यही धमकी दे रही है कि अगर हमने मनोज से उसकी शादी नहीं कराई तो वो कोर्ट मैरिज कर लेगी। तुम भी घर से चले जाने को कह रहे हो, मैं क्या करूं? मुझे बताओ, मेरा क्या कसूर है? कुछ देर के बाद मेरा पति नरम पड़ गया। उसे भी सिचुएशन की नजाकत का एहसास था। मनीषा की जिद्दी तबीयत से वो भी अच्छी तरह वाकिफ था। मनीषा जो कहती थी वो कर गुजरती थी। सच्ची बात तो ये है कि हमारे लाड़ प्यार ही ने उसे ऐसा बनाया था। वो हमारी पहली औलाद थी। पहला बच्चा यूं भी कुछ ज्यादा ही चहिता होता है। और फिर मनीषा तो हमारी शादी के 5 साल बाद पैदा हुई थी। वो बड़ी मन्नतों और मुरादों के बाद पैदा हुई थी। हमने तो कभी उसे फूल की छड़ी से भी नहीं छुआ था। मनीषा के बाद 2 बेटियां और थी, उनके बाद एक बेटा था। मेरा पति सरकारी दफ्तर में जॉब पे था। मौके की नजाकत को देखते हुए मेरे पति ने कहा, ठीक है, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, उसे अपनी मर्जी कर लेने दो। वो आज से मेरे लिए मर गई है। उसे अच्छी तरह ये बात समझा दो कि वो शादी के बाद इस घर का रुख कभी ना करे। आज से वो सिर्फ तुम्हारी बेटी है। मैं कुछ नहीं जानता, अगर शादी के बाद मनीषा ने इस घर में कदम रखा तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। ये कहकर वो अपने कमरे में चला गया और मैं घंटों बैठी आंसू बहाती रही। उसके सिवा मैं कर भी क्या सकती थी? शादी के कुछ ही अरसे के बाद मनीषा को एहसास हो गया था कि उससे बड़ी भूल हो गई थी। वो खुद को बहुत अक्लमंद समझती थी और दूसरों का हमेशा मजाक उड़ाया करती थी, और अब तकदीर उसका मजाक उड़ा रही थी।
हमने मजबूरी में उसके सामने हथियार डाल दिए थे और उसकी मर्जी से उसकी शादी कर दी थी। रिश्तेदार इस बात पर हैरान थे कि हम ये अचानक शादी क्यों कर रहे हैं, मगर हमने किसी पर अपने घरेलू मामले जाहिर नहीं होने दिए और अच्छी तरह ये शादी हो गई। वो भी विदाई के बाद कभी मायके नहीं आई थी। ऐसी बातें भला कब तक छुपाई जा सकती हैं? लोगों को तो बस मौका मिलना चाहिए, वो एक की 10-10 बना लेते हैं। 2 महीने बाद ही आस पड़ोस और दूसरे रिश्तेदारों में बातें होने लगी। हम सबकी सुन लेते थे मगर खामोश रहते थे। उस दौरान में मनोज की बहन काजल की भी शादी हो गई थी और मनोज ने अपना मकान फरोख्त कर दिया था और दूसरे मोहल्ले में 1-2 मंजिला घर लेकर रहना शुरू कर दिया था। काजल और उसका पति भी उनके साथ ही रहते थे। वो लोग ऊपर की मंजिल में रहते थे। ये सब बात मुझे उसकी सहेली सुनीता से मालूम हुई थी, जो जाहिर है मनीषा ने ही उसे बताई होगी। वो उसकी बचपन की दोस्त थी और कॉलेज की साथी थी। सुनीता हमारे मोहल्ले ही में रहती थी। मनीषा हफ्ते 10 दिन में उससे मिलने आ जाती थी। कभी कभी मैं भी वहां जाकर उसे देख लेती थी। सुनीता से मुझे मालूम हुआ था कि मनोज मनीषा के साथ बहुत बुरा सलूक करता है और मारपीट भी करता है। सुनीता ने बताया, आंटी मनीषा बहुत बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार है। मनोज उसके साथ जानवरों जैसा सलूक करता है। फैक्ट्री से घर आते ही शराब पीना शुरू कर देता है। हर वक्त ताने देता रहता है कि उसके माँ बाप उसे पूछने भी नहीं आते और तुम्हें फालतू चीज की तरह घर से निकालकर बाहर कर दिया है। आंटी अब आप अंकल को समझाओ, मनीषा से जो गलती हो गई है उसे माफ कर दीजिए। इस वक्त उसे आप दोनों की मदद की जरूरत है। मैंने घर आकर मेरे पति से बात की मगर वो टस से मस न हुआ। उसने कहा, ये सब बातें पहले सोचना चाहिए थी, अब पछताने से क्या होगा। मैंने तो पहले ही कहा था वो खबीस शख्स किसी भी तरह हमारा दामाद बनने के लायक नहीं है। मगर मेरी सुनता कौन है। अब अपनी मर्जी की है तो बर्दाश्त भी करो। मुझे खुद भी मनीषा पर बहुत गुस्सा था मगर अब गुस्से से कोई फायदा नहीं था। अगर वो नादानी में कोई गलत फैसला कर ही बैठी थी तो हमें उसे इस तरह नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मैंने मेरे पति को समझाने की कोशिश की, तुम ही अपने अंदर कुछ गुंजाइश पैदा करो। सुनीता बता रही थी कि मनीषा माँ बनने वाली है मगर वो दरिंदा उसे बहुत मारता है। क्या तुम्हारे दिल में मनीषा के लिए जरा सी भी नरमी पैदा नहीं हो सकती? तुम तो उसे बहुत चाहते थे, उसकी हर जिद आंखें बंद करके पूरी कर दिया करते थे। उसने जो फैसला किया था उसकी सजा भी पाली है। अब हमें भी चाहिए था कि उसकी गलतियों को माफ करके उसे गले से लगा ले। अच्छी तरह सोच लो, अगर उसके बुरे वक्त में हमने उसे सहारा ना दिया तो लोग क्या कहेंगे कि किसी की जबान बंद करोगे। वो कुछ नहीं बोला, खामोशी से ऑफिस जाने के लिए घर से निकल गया। फिर कुछ महीने के बाद एक ऐसा वाकया हुआ कि मेरे पति का दिल भी पसीज गया। सुनीता की मां ने आकर बताया कि मनीषा अस्पताल में एडमिट है और उसकी हालत बहुत खराब है। मैंने पति को बताया तो वो मजबूरी में मेरे साथ अस्पताल चलने के लिए तैयार हो गया। जब हम वहां पहुंचे तो मनीषा एक बच्चे की मां बन चुकी थी। कुछ रोज पहले मनोज ने शराब के नशे में उसकी खूब पिटाई की थी। उसका पूरा जिस्म जख्मों से चूर था और हर जगह नील पड़े हुए थे। मुझे देखते ही वो मुझसे लिपट गई। आंसू भल भल उसकी आंखों से बह रहे थे। ये पछतावे के आंसू थे, शर्मिंदगी के आंसू थे जो उसे हमारा दिल दुखाकर हुई थी। मैंने मोहब्बत से उसे सीने में भींच लिया और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगी। मनीषा मेरी बाहों में बिलक बिलक कर रो रही थी और कह रही थी, माँ मुझे माफ कर दो, मुझसे बड़ी गलती हुई। अब मैं मनोज के साथ नहीं जाऊंगी, वो इंसान नहीं दरिंदा है। मेरे सपने चकनाचूर हो गए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। माँ मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे मनोज से बहुत डर लगता है, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैंने मनीषा से मनोज के बारे में पूछा, वो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा था। मनीषा ने बताया वो 2 दिन से गायब है। सुबह जब मेरी हालत खराब होने लगी तो काजल और उसके पति ने मुझे अस्पताल पहुंचाया था। मैं उसे तसल्ली दिलासा देती रही। शाम तक हम उसके पास ही रहे, फिर उसे अपने साथ घर ले आए। बच्चे को मैंने अपनी गोद में उठा लिया। काजल का पति भी उस वक्त अस्पताल ही में था मगर उसने हमें रोकने की कोशिश नहीं की थी। घर पहुंचे तो मेरा पति मुझे दूसरे कमरे में ले गया और कहा, ये तुमने अच्छा नहीं किया, मनीषा को अपने घर जाना चाहिए था। मनोज बाद में कोई उल्टी सीधी हरकत कर बैठा तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मैंने कहा, मगर इसके सिवा कोई चारा नहीं था, तुम खुद देख रहे हो उस जानवर ने मनीषा की हालत बिगाड़ रखी है। हमसे जो बन पड़ा वो किया, बाकी भगवान मालिक है। हम भगवान पर भरोसा किए बैठे थे कि 2 दिन बाद मनोज आ धमका। उसने आते ही ये ऐलान किया कि वो मनीषा और अपने बच्चे को अभी और इसी वक्त अपने साथ ले जाएगा। वो बहुत गुस्से में था और उसका अंदाज बड़ा बेरहम और कर्जा वसूल करने वालों जैसा था। मुझसे बर्दाश्त ना हो सका और मैं फट पड़ी। मैंने उससे कहा,
कौन सी पत्नी जिसे तुमने मारपीट कर लहूलुहान कर दिया था? तुम कितने जालिम हो, तुम्हें ये भी ख्याल न आया कि वो माँ बनने वाली थी? तुमने कितनी बेदर्दी से उसको मारा था? क्या तुमने उसे कोई भेड़ बकरी समझ रखा है कि जब चाहा मार डाला? वो लावारिस नहीं है, हम मर नहीं गए, अभी जिंदा है। हमने मनीषा की जिद से मजबूर होकर तुम्हें बर्दाश्त कर लिया था, मगर तुमने अपने इंसान होने का सबूत नहीं दिया। मनीषा के पिता को भी ताव आ गया था और वो भी बोले, हम चाहे तो पुलिस की भी मदद ले सकते हैं, मामला बहुत आगे भी जा सकता है, लेकिन हमारी शराफत है कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे और मनीषा की मोहब्बत ने हमें बड़ा बेबस कर दिया है। तुम उसकी पसंद हो, लेकिन अफसोस के तुमने उसकी कदर नहीं की। मनोज जरा नरम पड़ते हुए बोला, मुझे अफसोस है अंकल, वो मेरी गलती थी, मगर आप लोगों को कोई हक नहीं पहुंचता कि हमारे मामलात में दखलंदाजी करें। मैंने कहा, क्यों नहीं हक पहुंचता? वो हमारी बच्ची है, हमारे जिगर का टुकड़ा है। तुम कैसी बातें करते हो? बीवी तो वो तुम्हारी बाद में बनी है, पहले हमारी बेटी है। मनोज घूर कर मुझे देखते हुए बोला, आप जबरदस्ती बात बढ़ आने की कोशिश कर रही है। मैं अभी अपनी पत्नी को लेकर जाता हूँ, किसी में हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखाए। हम में उसे रोकने की हिम्मत होती तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। मजबूर होकर हमने मनीषा को जाने के लिए कहा और वो चली गई। वो जाने के लिए राजी तो नहीं थी, मगर हमारे समझाने बुझाने पर उसे राजी होना पड़ा। सच्ची बात तो ये है कि मेरा भी उसे भेजने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मेरे पति ने मुझे दूसरे कमरे में ले जाकर कहा, मनोज बहुत खतरनाक आदमी है, वो मनीषा का पीछा नहीं छोड़ेगा। हमने अगर जबरदस्ती रोकने की कोशिश की तो वो कोई भी घटिया हरकत कर सकता है। बेहतर यही है कि मनीषा को उसके साथ भेज दिया जाए। फिर मनीषा चली गई, मैंने भी सब्र कर लिया। एक अच्छी बात ये हुई कि अब मनीषा महीने में एक आध बार हमारे घर आ जाया करती थी। मनोज को कोई एतराज नहीं होता था, उसने खुद मनीषा को इजाजत दे दी थी। मनीषा की जबानी उसके घरेलू हालात मालूम पड़ते रहते थे। मनोज की शराब नोशी के बारे में तो हम जानते थे, फिर एक रोज ये मालूम पड़ा कि वो फ्रॉड जैसे मामलात में भी खासी महारत रखता है और इसी बिना पर उसे फैक्ट्री से निकाल दिया गया था। उस पर फैक्ट्री से बहुत सारी चीज चुराने का इल्जाम था, जो वो ला ला कर छोटे भाई को दिया करता और वो उसे बेचा करता था। सतीश पहले किसी इलेक्ट्रिक स्टोर पर काम करता था, मगर मनोज ने उसे अपनी दुकान बनाकर दी थी जो मकान के सामने वाले हिस्से में थी, और उसी दुकान पर चोरी का माल धड़ाधड़ फरोख्त हुआ करता था। मनोज को फैक्ट्री से निकाल दिया गया तो वो भाई के साथ दुकान पर बैठने लगा। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, फिर मनोज का जी उब गया। एक रात उसने मनीषा से कहा, ये दुकानदारी मेरे बस की बात नहीं, कुछ और करना चाहता हूँ, उसमें तुम मेरी मदद कर सकती हो और मुझे उम्मीद है कि तुम वो काम जरूर कर लोगी। मनीषा के पूछने पर उसने बताया कि अगर तुम मेरा साथ दो तो मेरी नौकरी बहाल हो सकती है। मनीषा ने उलझे हुए अंदाज में पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? वो दबी दबी आवाज में बोला, बहुत कुछ कर सकती हो, तुम नहीं जानती कि तुम्हारा बात करने का अंदाज कितना अच्छा है। तुम्हारी बातें सुनकर हर शख्स पर जादू हो जाता है। मैं भी तो तुम्हारी बातों से मुतासिर हुआ था। हमारी फैक्ट्री के डायरेक्टर साहब बहुत सीधे हैं और बहुत नेकदिल इंसान है। अगर तुम उनसे जाकर मिल लो और मेरी सिफारिश कर दो तो मुझे यकीन है कि वो तुम्हारी बात मान लेंगे। तुम उन्हें किसी तरह शीशे में उतार लो तो वो मेरा कसूर माफ कर देंगे और मैं दोबारा काम पर जाने लगूंगा। मनीषा ने उसकी बात मान ली और डायरेक्टर से मिलकर उसकी नौकरी बहाल करवा दी। मनोज ने फैक्ट्री जाना शुरू किया तो उसका भाई अकेले ही दुकानदारी करने लगा। फिर एक खराब बात सतीश के लिए हुई कि मनोज अब चोरी का माल लाकर उसे नहीं देता था। दुकान का माल खत्म हो रहा था और आने वाला नहीं था, इसलिए चंद ही दिनों में दुकान खाली हो गई। दुकान खाली हुई तो ग्राहकों ने रास्ता बदल दिया और धंधा ठप हो गया। मनोज फैक्ट्री से जो कमा कर लाता था उससे मुश्किल से घर का खर्च चलता था। मुन्नी की पैदाइश के बाद तो खर्च बढ़ गए थे। फिर एक दिन सतीश ने कहा, भाई क्यों ना इस मकान और दुकान को गिराकर नए सिरे से तामीर किया जाए, 4 दुकानें निकल आएंगी, ऊपर हम छोटे छोटे फ्लैट बनाकर किराए पर दे देंगे। मनोज से एक गलती ये हुई थी कि ये मकान उसने सतीश के नाम से खरीदा था, वही उसका मालिक था। मनोज ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, जिस पर दोनों भाइयों के बीच अच्छी खासी बहसबाजी हो गई और बात हाथापाई पर उतर आई। सतीश ने साफ साफ कह दिया कि जितनी जल्दी हो ये मकान खाली कर दो। काजल और उसका पति भी आ गए। उन्हें देखकर सतीश घर से निकल गया। उन लोगों को जब पता चला तो वो भी परेशान हो गए। इतनी जल्दी दूसरे घर का बंदोबस्त करना इतना आसान नहीं था। सतीश कानूनी तौर पर इस मकान का मालिक था, वो जब चाहे उन्हें घर से निकाल सकता था। मनोज ने मनीषा से कहा,
सतीश आजकल बहुत खतरनाक किस्म के लोगों के साथ उठता बैठता है। कई कई दिन तक घर से भी गायब रहने लगा है। बुरे लोगों की सोबत ने उसे भी बुरा बना दिया है। मैं दिन भर फैक्ट्री में होता हूँ, तुम घर में अकेली रहती हो, फिर तुम्हारे साथ मुन्ना भी है। मेरी गैर मौजूदगी में खिड़कियां दरवाजे अच्छे से बंद कर लिया करो, सबसे ज्यादा खतरा तुम्हारी जान को पहुंच सकता है। मैंने कहा मैं ऐसे माहौल में जिंदा नहीं रह सकती, आप मुझे अपनी माँ के घर छोड़ दो। मनोज ने कहा मैं कोई इंतजाम करता हूँ, तुम फिक्र मत करो। कोई इंतजाम तो क्या होना था, सतीश उसी दिन से गायब हो गया था। ये और भी फिक्र की बात थी, वो जाते हुए बड़ी धमकी देकर गया था कि अगर उन्होंने फौरी तौर पर घर खाली न किया तो खतरनाक नतीजा भुगतना पड़ेगा। उसके 3 दिन बाद अचानक सतीश अपने 3 गुंडों के साथ आ गया। मनोज उस वक्त तो फैक्ट्री में था। मनीषा ने दरवाजा खोलने से इनकार किया तो सतीश ने बंदूक से 2-3 हवाई फायर कर दिए और जबरदस्ती दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आया। उसके साथ आने वाले गुंडों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी और मनीषा के साथ भी बदतमीजी करने लगे। मनीषा ने चीखना शुरू किया। शोर सुनकर मोहल्ले के कुछ लोग जमा हो गए। उन्हें देखकर सतीश के साथियों ने अपनी कार्रवाई रोक दी और सतीश के इशारे पर घर से बाहर निकल गए। सतीश ने गन मुन्ने के पेट पर रखकर धमकी दी कि कल सुबह से पहले पहले मेरा घर खाली कर दो वरना बहुत बुरा होगा। मनोज रात को फ्लरी से आया तो मनीषा ने रोते हुए उसे पूरी बात बताई। मनोज ने परेशान होते हुए कहा अब रातों रात क्या हो सकता है। काजल के पति से उसने बात की तो मालूम हुआ कि वो लोग तो सुबह घर छोड़कर जा रहे हैं। उसका कोई दोस्त 2 महीने के लिए बीवी बच्चों के साथ बाहर देश गया है। उनकी गैर मौजूदगी में काजल और उसका पति उनके घर में रहेंगे। उनकी वापसी तक तो वो अपने लिए किराए का मकान तलाश कर ही लेंगे। अब मसला मनोज और मनीषा का था, सारी परेशानी उनके लिए थी। 2 दिन गुजर गए लेकिन सतीश ने अपनी धमकी पर अमल नहीं किया। तीसरे दिन दोपहर में मनोज ने फैक्ट्री से फोन करके मनीषा को कहा तुम जल्दी से मुन्ने को लेकर अपनी माँ के घर चले जाओ। सतीश ने हमारे खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि हमने उसके घर में नाजायज कब्जा कर रखा है। तुम देर मत करो, फौरन वहाँ से निकल जाओ। मेरी फिक्र मत करो, मैं अभी नहीं आ सकता, रात को माँ के घर आ जाऊंगा। घर आना मेरे लिए खतरनाक साबित होगा, मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मनीषा उसी वक्त मुन्ने को लेकर मेरे घर आ गई। मनोज ने रात में आने को कहा था, पूरी रात गुजर गई मगर वो नहीं आया। मेरी दोनों बेटियां जाग रही थी, फिर अपने अपने बिस्तर में सो गए। मेरा पति शाम को ही अपने कमरे में बंद हो गया था। मनीषा की शादी के बाद से उसकी सेहत बहुत तेजी से गिर रही थी। आज ऑफिस से आने के बाद जब उसे मनीषा के बारे में मालूम पड़ा तो उसने कुछ नहीं कहा। ऐसा लगता था जैसे उसने मनीषा के हर मामले से खुद को अलग कर लिया हो। मनीषा ने पूरी रात जाग कर गुजारी। दूसरे दिन मेरा पति ऑफिस चला गया। मनीषा उस वक्त सो रही थी। रात भर जागने ने उसे तोड़कर रख दिया था। सुबह 11 बजे मनोज का फोन आया और उसने मनीषा से बात करके उसे अपने एक दोस्त के घर का पता बताया और जल्दी से वहां आने को कहा। उसने बताया कि वो कल रात से उसी दोस्त के घर में है। मनीषा जाने की तैयारी करने लगी तो मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन उसने इनकार कर दिया कि मनोज ने अकेले आने को कहा है। आप फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगी। मेरा दिल तो नहीं मान रहा था उसे अकेले भेजने को, मगर न जाने क्यों मैं उसे रोक न सकी और वो चली गई। काश मैंने उसे रोक लिया होता, मगर मुझे क्या पता था कि भगवान ने मेरे नसीब में अभी और कितने सितम लिखे हैं। मैं नहीं जानती थी कि मैं मनीषा को आखिरी बार देख रही हूँ। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अब जिंदगी भर मेरी आंखें मनीषा को देखने के लिए तरसा करेंगी। मनीषा के बताए हुए 2-3 घंटे गुजर गए। शाम आ गई, फिर रात आ गई, रात भी गुजर गई। पूरे घर ने वो रात आंखों में गुजार दी। आज तो लम्हे भर के लिए भी किसी की आंख नहीं लगी थी। सुबह हुई तो मेरे मना करने के बावजूद मेरा पति पुलिस स्टेशन चला गया और अब तक के तमाम हालात पुलिस को बता दिए और मनीषा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। शाम को मैं भी मेरे पति के साथ पुलिस स्टेशन गई। हम अपने तौर पर जहां जहां मनीषा को तलाश कर सकते थे वहां वहां तलाश कर चुके थे, मगर कामयाबी की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। हम थाने पहुंचे तो इंस्पेक्टर ने तमाम रिपोर्ट देखने के बाद सवाल किया, आपने लिखवाया है कि मनोज के खिलाफ उसके भाई ने रिपोर्ट की थी और वो इसी वजह से छुपता फिर रहा था। मेरे पति ने कहा, मनीषा ने हमें यही बात बताई थी और उसे मनोज ने बताया था। इंस्पेक्टर ने कहा, मैंने उस थाने से मालूम किया है, किसी मनोज के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। अब आप लोग घर चले जाओ, आपकी बेटी की तलाश के सिलसिले में हमने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। आपकी जब भी जरूरत पड़ेगी हम आपको थाने बुला लेंगे।
हम थाने से वापस लौट आए। कयामत को हमारे घर में डेरा डाले 26 दिन गुजर गए थे मगर मनीषा का कुछ सुराग न मिल सका। मनोज भी इस तरह गायब हो गया था जैसे कभी वो मौजूद ही ना रहा हो। इस दौरान पुलिस अपनी कार्रवाइयों में मसरूफ रही। हमारा आए दिन थाने में आना जाना लगा रहता। अखबार, रेडियो और टीवी पर इश्तेहार भी दिए गए मगर कुछ हासिल ना हो सका। आखिर 1 महीने के बाद थाने से एक कांस्टेबल हमारे घर आया और बताया कि कल रात एक लाश मिली है जो यकीनी तौर पर किसी औरत ही की है। आप पुलिस स्टेशन जाकर शनाख्त कर लो। ये सुनते ही मेरी तो जैसे रूह फना हो गई। मेरे पति के ऑफिस से आने के बाद हम दोनों जल्दी से पुलिस स्टेशन गए। वहां जाकर मालूम हुआ कि कुछ दिन पहले 3 गुंडों और पुलिस वालों के दरमियान फायरिंग हुई जिसके नतीजे में 2 पुलिस वाले और एक गुंडा मौके पर ही हलाक हो गए थे। गिरोह का लीडर फरार होने में कामयाब हो गया था, अलबत्ता तीसरा साथी गिरफ्तार हो गया। गिरफ्तार होने वाले गुंडे ने अपना नाम सतीश बताया था। थाने में जब उससे पूछताछ की गई तो उसने कई जुर्म का एतराफ कर लिया जिसमें एक संगीन जुर्म मनीषा के कत्ल का भी था। सतीश की निशानदही पर मनीषा की लाश बरामद कर ली गई थी। सतीश ने पहले उसे सर में गोली मारकर हलाक किया था, फिर उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके उसे एक बोरी में बंद किया और उस बोरी को एक गंदे नाले में फेंक दिया था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश निकाली थी। हमारे इलाके के थाने तक ये खबर पहुंची तो उन्होंने हमें खबर दी और हम आंधी तूफान की तरह वहां पहुंचे। मैंने मनीषा की लाश देखी तो दहाड़े मार मार कर रोने लगी। मेरे पति की आंखें भी डबडबा आई थी। मैं तो अपने होश हवास ही खो बैठी थी। मनीषा की लाश पहचान में नहीं आ रही थी। मैंने उसे सैंडल से पहचान लिया था, फिर उसके मखसूस अंदाज के गुंदे हुए बालों को मैं कहाँ भूल सकती थी। 1 महीने तक बोरी में बंद रहने की वजह से लाश बुरी तरह गल सड़ चुकी थी। पुलिस ने अपनी जरूरी कार्रवाई के बाद लाश हमारे हवाले कर दी और हम अपनी मनीषा के साथ वहाँ से वापस आ गए। मेरे सीने पर आरे चल रहे हैं, दिल है कि गम से फटा जा रहा है। इस वाक़ये को ज्यादा अरसा नहीं गुजरा, सतीश को जेल भेज दिया गया। अदालत में उस पर मुकदमा दायर हो चुका है मगर मनोज का कुछ पता नहीं चल सका। सतीश भी उसके बारे में कुछ नहीं बता रहा था। उसने अदालत में बयान दिया कि उसने ये सब कुछ मनोज के कहने पर किया था। मनोज ने उसे मजबूर किया था और वो भाई की मोहब्बत और एहसान के बदले मजबूर हो गया था। उसने अपने बयान में कहा कि मनोज शुरू ही से मनीषा से छुटकारा चाहता था, फिर उसने मेरी मदद से फर्जी ड्रामा रचाया और हम दोनों में हाथापाई हुई। बाद में उसने मनीषा को डराने के लिए मेरी जानिब से उनके खिलाफ FIR कटवाने का ढोंग रचाया। मनीषा इस जाल में फंस गई और घर छोड़ने पर मजबूर हो गई। फिर मनोज ने टेलीफोन करके मनीषा को एक मकान में बुलाया और मुझे मजबूर किया कि मैं उसका काम तमाम कर दूं। मेरे लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं था। दरअसल मनोज एक तवायफ की मोहब्बत में बुरी तरह गिरफ्तार हो चुका था और जल्द से जल्द मनीषा से जान छुड़ाना चाहता था। मुन्ने की पैदाइश के बाद ये काम इतना आसान नहीं रहा था, इसलिए उन्हें ये सारा ड्रामा करना पड़ा। सतीश के बयान की पुष्टि नहीं हो सकी। उसको सही या गलत सिर्फ एक शख्स साबित कर सकता है और वो है मनोज, मगर उसे कहाँ ढूंढा जाए। एक बात ये भी है कि मुमकिन है सतीश ने अदालत में गलत बयान दिया हो और उसी ने मनोज को भी ठिकाने लगा दिया हो। भगवान ही बेहतर जानता है। मनोज को तलाश करना कम से कम हमारे बस का तो रोग नहीं है। और कानून को क्या पड़ी है इसमें पढ़ने की उन्हें एक ऐसा मुजरिम मिल चुका है जिसने अपने कातिल होने का एतराफ कर लिया है और अब वो उसे अपनी मनपसंद सजा देकर जेल में डाल देंगे। मगर हमारे साथ इंसाफ कौन करेगा। मुन्ना अब 1 साल का हो चला है। हम दिलो जान से उसकी परवरिश में लगे रहते हैं। उसे किसी कमी किसी तकलीफ का एहसास नहीं होने देते। मगर ये सब कुछ उस महरूमी का अजाला नहीं कर सकता जो माँ बाप के छिन जाने से उसकी जिंदगी में पैदा हो चुकी है। मेरा पति 2 महीने से बिस्तर का होकर रह गया है। डॉक्टर ने टीबी बताई है। इलाज बहुत महंगा है। दवाओं की कीमतें आसमान को छू रही है। मजबूरी में मेरी एक बेटी ने कोचिंग सेंटर में पढ़ाना शुरू कर दिया है। किसी न किसी तौर पर घर भी तो चलाना है। छोटी बेटी और बेटे अभी छोटे हैं मगर सदा छोटे तो नहीं रहेंगे। हर गुजरते दिन के साथ उनके खर्चे में भी बढ़ोतरी हो रही है। मेरा क्या है, दम का क्या भरोसा, दम आया आया ना आया।